इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। एक हृदय की खंडर सी, एक जंगली फूल सी, आदमी की पीर गूंगी ही सही गाती तो है। अब दुख नहीं है उपलब्धियों के नाम पर, और कुछ हो ना हो आकाश से छाती तो है। दुष्यंत कुमार जी की इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे पसंदीदा कार्यक्रम धरती धुरारी में। दोस्तों, कहते भी तो हैं जो लोग संघर्ष करते हैं और मेहनत करते हैं, ऊपर वाला उनके सामने पूरी सृष्टि झुका देता है, और जो लोग मेहनत के साथ साथ कड़ी परिश्रम करते हैं उनको हर मुकाम हासिल होता है। आज जो शख्सियत हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वो बहुआयामी धनी है, और साथ ही कई क्षेत्रों में उन्होंने नए आयाम स्थापित किए हैं, और साथ साथ ही साहित्य और आध्यात्म के क्षेत्रों में भी इन्होंने कई आयाम स्थापित किए हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वीरेंद्र शर्मा जी, जो पेट फूड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट है और साथ ही साहित्य से जुड़े हुए हैं, आध्यात्म से जुड़े हुए हैं। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं वीरेंद्र शर्मा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्कार जी। जी सर, कैसा लग रहा है आपको हमारे इस दूरदर्शन परिवार का हिस्सा बनकर? सर, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, और आप मेरे सामने पर बैठे हैं तो मेरे को और भी बहुत अच्छा लग रहा है। जी सर। जी सर, बातें बहुत है, लेकिन जहां हम देखते हैं कि एक इंसान बड़े ऊंचाइयों पर होता है तो कहीं ना कहीं बचपन को टटोलना बहुत ज़रूरी होता है। कैसा आपका बचपन रहा और किन परिस्थितियों में आपने अपने बचपन को जिया है? क्या आपका बालपन में क्या क्या चीज़ें रही? मेरा बचपन बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा बचपन मेरे माँ बाप ने मेरे को मेरा साथ दिया, और मेरा बचपन बहुत ही फूलों की तरह और एक बगिया की तरह, हरी बगिया की तरह मेरा एक जीवन रहा। और मेरे को बचपन में सबसे बड़ा ये था कि मैं जो भी पेट डॉग वगैरह जो देखता था, रोड पर घूमते थे, उनके जख्म वगैरह होते थे या वो कोई बीमार हो जाते थे तो मैं उनको उठा करके किसी डॉक्टर के पास लेके जाता था। और मेरा वो शौक़ रहा है। वो भूखे होते थे तो मैं उनको अपनी माँ से थोड़ा दूध लाता था, उस समय पर उसके लिए चपाती लाता था, और उनको रास्ते में जितने भी पप्स होते थे उनको मैं पेट भर के उनको खाना खिलाता था। तो कभी डांट पड़ी आपको इस पूरे? मैं छोटा था तो मैं पप्पों को, जब ठंड पड़ती थी तो मैं घर में अपने बिस्तर में रोड से ला करके डॉग को अपने घर के अंदर बिस्तर में सुला देता था। तो मेरी माँ मेरे को डांटती थी, मेरी मदर की मेरी डांट पड़ती थी, बोला ये थोड़े कपड़े गंदे करेंगे, बिस्तर गंदे कर देंगे, बेटा इनको साफ सुथरा करके रखो, थोड़ा इनके लिए अलग से कुछ बिस्तर बनाओ। तो ये प्रेरणा डॉग्स के अंदर मेरी माँ ने भी मेरे साथ दिया। दूसरा, मेरे जो दादाजी थे वो भी बहुत ज़बरदस्त डॉग लवर थे। वो स्ट्रीट डॉगों को गांव-गांव में जा कर के रोटियां और दूध भर के ले जाते थे और वो खिलाते थे। और मेरी दादियां खूब सारी, ढेर सारी रोटियां बनाती थी। और उसके बाद में जब हमारी दादी जी नहीं रही, हमारे दादा नहीं रहे, उसके बाद में हमारी मदर और हमारे फादर ने ये काम संभाल लिया। और उन्हीं से ये प्रेरणा मेरे को जो डॉग लवर्स की आई, वो मेरे दादी दादा और मेरे मदर फादर से मेरे अंदर ये डॉग लवर्स की प्रेरणा आई। जी, स्कूल कैसा रहा आपका? क्योंकि देखते हैं कि जब इंसान सीखता है तो स्कूल में भी कई चीज़ें सीखता है। स्कूल कॉलेजेस कैसे रहे आपके, और कैसे, कहाँ से आपने पढ़ाई की? हमारे कॉलेज का जो नाम था, स्कूल का जो नाम था, वो MGGS महात्मा गांधी इंटर कॉलेज स्मारक था, और वो हमारे टाउन के अंदर ही था। और हमने वहीं से उसी कॉलेज से हमने शिक्षा प्राप्त करी। और एजुकेशन के अंदर मैं बहुत ही, पढ़ने के अंदर मैं बहुत ही अच्छा था। और मेरे को बहुत सारे टीचर्स बहुत प्यार करते थे, और मैं अवार्ड भी कई बार मैंने स्कूल से प्राप्त करा है। उसके बाद हम कॉलेज में आ गए। कॉलेज में आने के बाद में हम लोग थोड़ा सा एक स्काउट एंड गाइड से जुड़ गए, जिससे देश भावना की भी उसमें हमारे अंदर एक अलग से स्कूल में एक शिक्षा प्राप्त हुई। उसके अलावा हम स्कूल में एक छोटे छोटे प्रोग्राम किया करते थे, जैसे भगवान कृष्ण की लीलाएं, रास लीला, इस तरीके से कुछ स्टूडेंट जो होते थे साथ के सारे जुड़ के, और हम एक छोटे छोटे 26 जनवरी 15 अगस्त पर ये प्रोग्राम किया करते थे। डॉक्टर साहब, देखते हैं कि जब हम स्कूल कॉलेजेस के रास्ते में होते हैं, कई बार हम देखते हैं कि स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, अक्सर वो लोग ऐसे हो जाते हैं, लोग बहुत जुड़ाव हो जाता है। क्या आपके साथ कभी हुआ कि आप स्कूल या कॉलेज के रास्ते में जा रहे हैं, पीछे पीछे आपके पीछे भी डॉग्स चले आए, स्कूल तक चले आए?
मैं जिन बच्चों को खाना खिलाता था, जिन डॉग्स जी। को खाना खिलाता था, जी। वो डॉग्स कई बार मेरे पीछे 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 चलते थे, जी। लेकिन रास्ते में और भी स्ट्रीट डॉग मिल जाते थे, तो उनमें झगड़ा होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती थी। जी, जी। तो फिर मैं क्या करता था, उनको फिर वापस भेज के आता था, किसी आदमी को बोल के आता था ये आगे नहीं जाए, नहीं आगे वाले डॉग ये झगड़ जाएंगे। और उधर कॉलेज में भी मेरे साथ यही हाल था, जो आसपास कॉलेज के जो डॉग्स थे, मैं उनको भी कुछ ना कुछ अपने बैग में रख के ले जाता था और उनको खिलाता था। वो भी मेरे साथ साथ घर की तरफ आने की इच्छा बहुत करते थे। जी, जी। काफ़ी बार मैं उनको भी रोकता था। जी, जी। तो ऐसा होता है। जी, बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि हम भी स्कूल में रहे तो ऐसा देखने को मिला कि अमूमन डॉग्स पीछे ही आ जाते थे। हाँ। अक्सर हम देखते हैं कि जब इन सब चीज़ों की प्रेरणा हम लेते हैं, या पेरेंट्स से लेते हैं, या फिर आस पड़ोस में कहीं से समाज से हम ये चीज़ें लेते हैं, तो कहीं ना कहीं कई नज़रिए बनते हैं समाज में। तो क्या आपको भी कभी ऐसा लगा कि कोई लोग इस मामले को लेकर कह रहे हैं कि कहाँ इन चीज़ों के पीछे पड़ गए, पढ़ाई में ध्यान दो, इनमें क्या रखा है? कभी ऐसा महसूस? ऐसा बोलते थे लोग, कई लोग बोलते थे ये बच्चा तो क्या कुत्तों में ही रहता है हर समय, और ये तो कुत्तों के आगे पीछे ही घूमता रहता है, कुत्ते काट लेंगे इसको जो है। तो मैं ऐसा कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, क्योंकि मेरे अंदर मेरे जो डॉग लवर्स का जो प्यार था वो ज़्यादा था, मतलब डॉग्स के प्रति ज़्यादा अटैचमेंट था। और यही आगे चल करके मेरा शौक़ जो है मेरा प्रोफेशन में बदल गया। और मैं आज यूनाइटेड कैनल क्लब है, उसका मैं सेक्रेटरी हूँ राजस्थान का। जी, जी, जी। और मैं अभी जो न्यूट्रिशन जो डॉग फूड होता है, आजकल जो डॉग फूड का बहुत ज़बरदस्त चलन चला हुआ है, तो डॉग फूड जो होता है उसका मैं कई कंपनियों का न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हूँ। जी। उसके अंदर मैं न्यूट्रिशन कंसल्टेंसी देता हूँ डॉग फूड कंपनियों को, किस तरीके का आपको क्या क्या चीज़ें आपको इस फूड के अंदर न्यूट्रिशन देने चाहिए जिससे हमारे डॉग्स हेल्दी रहें। जी, जी। आप जिस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं उसमें कई बार ऐसा होता है कि इसके अलावा आपने किन क्षेत्रों में काम किया? क्योंकि हमने देखा आप वैक्सीनेशन को भी लेकर बढ़ावा देते हैं, और स्ट्रीट डॉग्स के भी आपने कई काम किए हैं। उस समय पे जब मैं बचपन में था, उस समय पे कोई वैक्सीनेशन का ऐसा कोई जोर नहीं था। लोगों को पता नहीं था कि डॉग्स के अंदर वैक्सीनेशन भी होता है, कि कोई रेबीज भी होता है। लोगों को पता था कि हाँ, अगर कुत्ता काट लेगा तो काटने से रेबीज हो जाता है, और उसके पेट में वो 18 इंजेक्शन लगा करते थे। आपने भी शायद सुना होगा। बिल्कुल। ऐसा, और डॉग के लिए कोई ऐसा रेबीज का इंजेक्शन उस टाइम में नहीं हुआ करता था। बस एक सावधानी थी, अगर हमको कोई डॉग वाइट भी कर लेता था या गलती से, वैसे डॉग कभी वाइट करता नहीं है अपने जानबूझ के, लेकिन अगर कोई गलतियां कर रहा है तो वो उसका दांत लग जाए या वो बचाव पक्ष में आपको वो अटैक करे, तो कभी कभी हमारे दांत भी लग जाते थे। तो हमारी मदर उस समय पे तांबे का एक सिक्का होता था। जी, जी। और वो सिक्का को हमारे हाथ पे या जहाँ भी हाथ में लगाए वहाँ लगा देती थी, और उस पर पट्टी बांध देती थी, उसमें मिर्ची लगाती थी, थोड़ी सी सरसों का तेल लगाती थी। बेटा ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसी से रेबीज ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ें मेरे को देखते हुए कि डॉग्स में भी कोई रेबीज का इंजेक्शन होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कई जगह बहुत सारे लोग फ्री वैक्सीनेशन भी करते हैं। वही फ्री वैक्सीनेशन कैंप मैं भी लगाता हूँ। मैंने भी अभी कुछ दिन पहले एक फ्री वैक्सीनेशन कैंप लगाया था। उसमें तकरीबन स्ट्रीट डॉग एंड लोगों के पेट भी थे। उसमें करीबन 541 डॉग की वैक्सीन मैंने फ्री की थी। जी, जी, जी। तो जिस तरह से आपने बताया कि आपके मदर का जो बिल्कुल यूनिक तरीका था रेबीज को दूर करना, क्या वो कारगर है अभी भी? हाँ, देखो ये क्या है सर, ये विश्वास है। उस समय पे ऐसी कोई चीज़ें नहीं थी, लेकिन अपनी माँ को इतना विश्वास था कि अगर मैं अपने बच्चे के ये इस पे मिर्ची और जो तेल है, लाल मिर्ची और तेल, और ये तांबे का जो सिक्का है, अगर मैं बांधूंगी तो इससे जो है मेरा बेटे को रेबीज नहीं होगा और मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। ये एक माँ की अटल विश्वास था। जी, जी, जी। जी, वर्तमान में हम देख रहे हैं कि अमूमन सभी घरों में आजकल हम देखते हैं कि डॉग्स होते हैं, और कई तरह के पेट्स लोग पाल रहे हैं। और जिस तरीके हम देखते हैं कि मौसम बदलता है, कई चीज़ें बदल रही है, तो कैसे अभी वर्तमान में रखरखाव पर हम ध्यान दें, तो किन चीज़ों की ज़रूरत है रखरखाव में? इस समय पे बारिश का मौसम है। सबसे पहला हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा डॉग बारिश के इस बूंदों में भीगे ना, गीला नहीं हो, क्योंकि डॉग का जो हेयर होता है वो बड़ा घना हेयर होता है।
अगर वो बारिश की बूंदें जाएंगी तो वो अंदर तक जाएंगी और वो गीली काफ़ी समय तक रहेंगी। उससे क्या होगा कि हमारे डॉग के अंदर एक स्किन डिजीज़ पैदा होगी। और गंदा पानी भी, जैसे आप रोड पर अपन बारिश हो रही है, रोड पर चलाते हैं, पानी भी भरा रहता है जगह जगह। तो हमको करना क्या चाहिए कि डॉग के आजकल सॉक्स आते हैं, जी, शूज भी आते हैं, जी, और रेनकोट भी आता है, जी। तो हमको हो सके तो आप कोशिश करें कि शूज अगर अवेलेबल होते हैं तो शूज पहना करके अपने डॉग को और रेनकोट पहना करके बारिश के मौसम में बाहर निकालें। अगर ये नहीं हो पाता है किसी भी तरीके से, तो एक और ख्याल आप कर सकते हैं कि जब वापस घुमा के लाते हैं पानी में, जो गंदे पानी में, बारिश के गंदे पानी में पैर खराब हो जाते हैं, तो उनको घर पे आकर के अच्छे डिटॉल के पानी से उनको साफ करके और ढंग से पोंछ दें और उसकी बॉडी को तौलिया से बढ़िया तरीके से बिल्कुल सुखा दें, जिससे कि अंदर पानी नहीं रहे, जिससे हमारे डॉग के स्किन डिजीज ना हो। जी। फूड को लेकर भी कई तरह के लोगों के दिमाग में ख्याल है कि किस तरीके का फूड रहे, क्योंकि हम देख रहे हैं पेडिग्री से लेकर के कई तरह के दूध से रोटियां तक के फूड्स थे। और पहले के जब डॉग्स देखते थे तो पहले रोटियां ही खाकर सब चीज़ें चलती थी। आज तरह तरह के फूड्स आ गए मार्केट में। क्या रिकमेंड करेंगे आपकी, क्या किस तरीके का? एक्चुअली में क्या है कि उस समय पे कोई ऐसा उम्दा क्वालिटी का अलग तरीके से बना हुआ रेडीमेड खाना नहीं था, और ज़्यादातर लोगों को इतना विशेष काम भी नहीं हुआ करते थे, कोई नौकरियां भी बहुत कम करते थे लोग, जी। और लोग अपने घर में ही ज़्यादातर रहते थे, तो भाई खाना भी बन जाता था, सारा काम होता था, और डॉग को दूध रोटी वगैरह। लेकिन उस समय पे इतना ट्रीटमेंट नहीं था, इतना इलाज नहीं था डॉग्स का। इस कारण जो है डॉग काफ़ी जो है मात्रा में एक्सपायर भी बहुत हो जाते थे, मर जाते थे काफ़ी डॉग, और हमको समझ नहीं आता था कि इस तरीके से ऐसा कैसे ऐसा हो रहा है हमारे साथ। लेकिन आजकल रेडीमेड फूड बहुत ज़बरदस्त तरीके से, क्लाइवेक डॉग फूड की इस तरीके के फूड हैं कि उन डॉग फूडों के अंदर बैलेंस डाइट है, जो डॉग को चाहिए। जैसे एक छोटा पप पैदा होता है, तो छोटे पप को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, उसको प्रोटीन भी ज़्यादा चाहिए, उसको थोड़ा फैट भी ज़्यादा चाहिए, उसके मसल्स ग्रोथ के लिए भी ऐसा कुछ डॉग फूड के अंदर होना चाहिए। तो आजकल जैसे नॉन वेज डॉग फूड हैं, डिहाइड्रेटेड चिकन से बनते हैं और चिकन ब्रेस्ट से बनते हैं, उनके हिसाब से, पप के हिसाब से जो एक मदर एंड बेबी का जो स्टार्टर आता है, वो डॉग फूड जो होता है वो एक तोल से दिया जाता है। जैसे छोटा पप है, 1 मंथ का पप है, माँ का दूध पी रहा है, तो माँ का दूध भी छूटना है उससे। तो जो स्टार्टर डॉग फूड जो बना रहे हैं आजकल, वो ऐसा फूड बना रहे हैं कि माँ के दूध के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल, न्यूट्रिशंस जो होते हैं वो उस फूड में हो, जिससे कि अगर माँ का दूध छूटे तो वो डॉग अगर उस फूड को खाए या कोई दूसरा फूड खाए, जिससे उसका पेट डिस्टर्ब ना हो, वो बीमार ना पड़े और उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसे फूड आजकल आ रहे हैं, उन फूडों को पप को देते हैं, उसको एक तोल के हिसाब से उस डॉग फूड को देते हैं, जिससे उसको प्रॉपर तरीके से उसके अंदर न्यूट्रिशन मिलता रहे। तकरीबन 32% एक पप को प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए और 22% फैट की मात्रा होना चाहिए स्टार्टर पप के अंदर। जी डॉक्टर साहब, जिस तरीके हम देखते हैं कि डॉग्स को लेकर भी कई तरह की बातें हैं, और हम देखते हैं कि हमारे पूरे मनुष्य के जीवन काल में हम देखे हैं कि पहले से लेकर अब तक डॉग्स का बड़ा योगदान है। वफादार जो पालतू जीव जिसे कहा जाता है, उसमें सबसे पहला नाम डॉग्स का ही आता है। वफादारी की हम बात करते हैं या फिर और तरीके से हम बात करते हैं, किस तरीके से एक बड़ा प्रारूप है मनुष्य के जीवन में इनका, किस तरीके का एक अहम किरदार है? डॉग जो नाम दिया है, ये अलग अलग वर्ड हैं। डी का मतलब है ड्यूटी, और ओ का मतलब है ओबीडियंट, और जी का मतलब है गार्ड। ये 3 वर्ड को चुना करके इनको डॉग नाम दिया गया है। ये अपनी ड्यूटी डॉग भली भांति निभाता है, ओबीडियंट होता है, बहुत आज्ञाकारी होता है। तीसरा, ये गार्ड बहुत जबरदस्त करता है, और डॉग इज मैन्स बेस्ट फ्रेंड। डॉग मनुष्य का सबसे नज़दीकी दोस्त है। ये मनुष्य की इतनी ज़बरदस्त वफादारी करता है जिसका कोई जवाब नहीं है। एक घोड़ा, ये 2 चीज़ें चुनी गई हैं। हॉर्स भी जो है बहुत वफादार अपने मालिक का बताया गया है। जी। ऐसे ही डॉग सबसे ज़्यादा वफादार है। ये
आज से नहीं है, जी जी, ये पहले से चला आ रहा है। पहले से, जैसे आपने सुना होगा, आपने कभी पढ़ा होगा कि एक महाभारत काल में बिल्कुल युधिष्ठिर के साथ में स्वर्ग को सीधा ये डॉग ही गया था। बिल्कुल बिल्कुल, और ये भैरव की सवारी भी होती है, ये माता का गण भी होता है। जी जी, तभी तो कहते हैं कि पहली रोटी जो देते हैं वो गाय को देते हैं, गाय के लिए घर से निकालते हैं। जी। पहली रोटी जो अपन तवे पे हमारी माँ जो है रोटियां बनाती हैं, तो पहली रोटी गाय के लिए निकालते हैं। ये तो हमारे जीवन में, हमारे ग्रंथों से ये पूरा हमारे समाज में पूरा चला आ रहा है शुरू से ही। जी, तो पहली रोटी गाय की, और जो आखिरी रोटी होती है वो डॉग्स के लिए निकाली जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये हमारे ग्रंथों में भी है, और डॉग्स की, और इस पर इस तरीके से जो है डॉग सबसे वफादार, और सिक्स सेंस होती है डॉग के अंदर। हमारे घर में कोई भी ऐसी बाधाएं, कोई आफत, जैसे पुराने टाइप में लोग समझते थे कि भाई इस तरीके की कोई व्याधा तो नहीं है, तो इनके अंदर सिक्स सेंस होती है। जी, और ये पहले से आभास कर लेते हैं कि भाई ये हमारा जो मालिक है इसको ये प्रॉब्लम आने वाली है, तो डॉग अपने ऊपर ले जाता है। बिल्कुल, ये डॉग की बहुत विशेषता है, अपने मालिक को बचाने के लिए वो सारी जो आफत है, बीमारी है, वो अपने ऊपर ले जाता है। तो ये डॉग की विशेष खासियत रही है। जी, हम देखते हैं कि पौराणिक काल की आपने बात की, और जिस तरीके से आपने बताया कि बहुत लंबे समय से, महाभारत काल से ही इनका बड़ा योगदान है। नक्षत्र और ग्रह में भी कई बार सुनने को मिलता है कि इनका बड़ा किरदार है कि हाँ, हमारे ज्योतिषी, हमारे बुजुर्ग लोग भी कई बार कहते हुए सुने होंगे आपने जी, कि भाई घर में डॉग पाल लो, आपके राहु की दशा चली जाएगी, आपके शनि की दशा चली जाएगी। जी जी, तो ये चीज़ें शास्त्रों में भी हैं, और लोग जो बड़े ज्योतिष लोग हैं वो भी बताते हैं जी, और आम जो बुजुर्ग हैं उनको तो मालूम है ऐसी चीज़ें कि डॉग पालने से घर के अंदर से जो है राहु की जो महादशा होती है वो बड़ी शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए बड़ी ख़राब होती है। तो अगर हम डॉग पालते हैं तो वो दशा घर से बाहर हो जाती है। बिल्कुल, ऐसे ही उसको खाना खिलाने से, अभी भी आपने देखे होंगे कि कई माताएं अपने बच्चों को रोटी डॉग को खिलाते हैं। जी, डॉग का एक त्यौहार आता है, आपने सुना होगा, शीतला माता का त्यौहार, बिल्कुल बिल्कुल, जिसको कई जगह पर हाँ बासोड़ा बोलते हैं, बासुड़ा, बिल्कुल, है ना। आपने देखा होगा माताएं हमारे घर की, हमारी मदर उनके लिए पकवान बनाती हैं एक दिन पहले, और इतने ढेर सारे पकवान बनाती हैं, और फिर ढेर सारे पकवान शीतला माता की पूजा करती हैं सुबह, और उसके बाद में वो सारा पकवान काला कुत्ता ढूंढने की होड़ लगती है मोहल्ले में, जितनी भी महिलाएं होती हैं, सारा भर भर के थैला, भर भर के पकवान जो है, केवल काला कुत्ता चाहिए। तो काले डॉग को पूछते हैं उस दिन जी, और उसको बढ़िया से बढ़िया पकवान खिलाते हैं, उससे भी ग्रह दशाएं और ये बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ से व्याधाएं सब बाहर हो जाती हैं। जी, आध्यात्म के आपसे लगता है कि काफ़ी कुछ जानते हैं आप आध्यात्म के बारे में। तो कैसे, मतलब आध्यात्म की तरफ कैसे अट्रैक्ट रहा? क्योंकि हम देखते हैं कि जो लोग थोड़ा साइंटिफिक चीज़ों में चले जाते हैं या फिर उनकी पढ़ाई डॉक्टरी में होती है, तो कहीं ना कहीं एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण बन जाता है और आध्यात्म से दूर होता चला जाता है। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये हमारे घरों में ही है। हमारे जो आध्यात्मिक, मेरे जो दादा थे वो बहुत आध्यात्मिक थे। उन्होंने स्वयं जो गीता है ना, अपने हाथों से लिखा है उसको हिंदी में। अच्छा, अच्छा। मेरे दादा का नाम सुंदरलाल शर्मा था और उन्होंने सुंदर प्रकाश के नाम से गीता को लिखा। अच्छा, अच्छा। उन्होंने जो गीता अपने हाथों से, तो आध्यात्मिक मेरे दादा थे। उसके बाद में मेरी मदर, मेरे पिता, उनका डेली गीता पढ़ना, भागवत का पाठ करना, रामायण पढ़ना, ये उनका नियम, पूरा नियम है। अब वो जैसे घर रहते हैं तो नहा धो के सुबह सभी बच्चों को, अपने पोतों को, हमको सुबह ही उठाते हैं, भाई उठो, नहाओ धो, स्नान करो, और स्नान करके आप जो है तुरंत
पूजा कराओ, यहाँ थोड़ा रामायण का पाठ करो, थोड़ा भागवत का पढ़ो, कुछ मंत्रों के भगवान के उच्चारण करो। तो ये हमारे माँ बाप के जो हमारे संस्कार हैं वो हमारे अंदर ये आध्यात्मिक की ओर है। जी जी जी, ये उन्हीं की प्रेरणा है। आप भागवत वाचन भी बहुत अच्छा करते हैं, कोई श्लोक हो जो सुनाना चाहें आप? भागवत में देखो एक श्लोक है, इसको कहते एसान विद्यान तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम ते मृत लोके भूभार्य भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति पिबंत नद्यम स्वयं न नाभ स्वयं न खादन्ति फलान वृक्षा नादंत सस्यम खलिवारवाहा परोपकाराय संतय विभूत। बहुत खूब। इसका अर्थ ये है, ये मनुष्य के अंदर ये गुण होने चाहिए। इसका अर्थ ये है, इस श्लोक का अर्थ ये है कि यस ऐसान विद्या न तपो न दानम, यस विद्या तप दान, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम, ज्ञान शील गुण धर्म, ये 8 चीजें हैं जी। ये मनुष्य के अंदर होनी चाहिए। विद्या होगी तो विद्या से धन मिलेगा, और धन होगा तो धन से मित्र मिलेंगे, और मित्र होंगे तो हमें अब मेरे जीवन में सबसे बड़ा सुख होगा। सही बात है। तो ये 8 चीजें हैं, ईशान विद्यान तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम ते मृत्यु लोके भूभार्य भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। इस धरती पर, इस मृत्यु लोक पर अगर ये चीजें नहीं है तो मनुष्य एक पशु के समान है, एक भार के समान है। हमें सीखना चाहिए परोपकाराय संतव्य, हमें उस संत से सीखना चाहिए, हमें नदी से सीखना चाहिए। बिल्कुल। हमें जो परोपकार हैं, हमारे मनुष्य के जो कर्तव्य हैं, वो इनसे भी सीखने चाहिए। अष्टावक्र जी ने 24 गुरु बनाए थे जी। उन्होंने वृक्ष को भी गुरु बनाया था। वृक्ष हमेशा दूसरों को देता है। बिल्कुल सही। कभी आपसे मांगेगा नहीं वो। सही बात। इसलिए मनुष्य के जीवन में दूसरों को देने का हमेशा भावना रहनी चाहिए। बिल्कुल। जैसे नदी है, नदी से सीखना चाहिए। नदी जो है दूसरों को देती है। बिल्कुल। जन जन की प्यास बुझाती है। बिल्कुल। तो हमें नदी से सीखना चाहिए। नदी से हमें गंभीरता सीखनी चाहिए। कभी लोग पत्थर भी फेंक देते हैं, लेकिन नदी फिर भी शांत रहती है। बिल्कुल। और हमें ये ऐसे संत होते हैं जो परोपकार के लिए जन्म लेते हैं। कभी भी देश पर आफत आती है, कभी भी कोई दिक्कत आती है, समस्या आती है, तो हमारे भारत का ही संत ऐसा है जो बाहर निकल के देश की सेवा के लिए हाजिर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सावन का पवित्र महीना है और लोग देखते हैं शिवालय में सुबह से ही भोलेनाथ के दर्शनों के लिए भीड़ रहती है। क्या कुछ खास रहता है इस महीने में? और क्योंकि देखते हैं कि इस महीने की पवित्रता भी कई मायनों में खास है, और किस तरीके से आप देखते हैं कि इस महीने में कई चीज़ें करनी चाहिए पूजा पाठ में? ये जो महीना है, ये सावन का महीना है। इस महीने के अंदर भगवान शिव पृथ्वी पर आते हैं। बिल्कुल। सावन के महीने में ही भगवान शिव जो है पृथ्वी पर आते हैं। तो पृथ्वी पर स्वागत होता है उनका, उनका अभिषेक होता है, जल अभिषेक, बरसात होती है। भगवान शिव की ससुराल है पृथ्वी पर। तो भगवान शिव पृथ्वी पर यहाँ अपनी ससुराल में आते हैं। अच्छा। तो ये पूरी प्रकृति जो है जी, पूरी प्रकृति, पूरे देवता उनका अभिषेक करते हैं। अभिषेक इंद्र देवता जगह जगह बारिश करते हैं जी, उनका अभिषेक करते हैं, उनको नहलाते हैं। इसी समय पे समुद्र मंथन भी हुआ था। बिल्कुल। इसी टाइम पर, यही महीना था सावन का, समुद्र मंथन का भी जी। तो समुद्र मंथन के अंदर से विष निकला था, अमृत भी निकला था, लेकिन वो तो देवताओं को चला गया था। जी। लेकिन जो विष था वो भगवान शिव के हिस्से में आया था जी। तो भगवान शिव ने विष धारण किया था और उसको कंठ पर लगा लिया था, कंठ के अंदर रोक लिया था, जिससे उनका कंठ नीला हो गया था। इन्हें नीलकंठ भगवान भी कहते हैं जी। तो भगवान शिव उस जो कंठ में जो रोका था विष, वो विष जो है उसकी तासीर गर्म होती है विष की जी। तो उसको ठंडा करने के लिए भी शिवलिंग पर
जल चढ़ाया जाता है। उस जहर की गर्मी को ठंडा करने के लिए शंकर भगवान पर जल अभिषेक किया जाता है। और ये जो जगह जगह जहाँ पर भी शिवलिंग है, ये सारी शिवलिंग के ऊपर जो जल चढ़ाते हैं, और सावन के महीना में विशेष महत्व, सावन के महीने में विशेष महत्व है, क्योंकि सावन के महीने में ही हलाहल को धारण करने वाले भगवान शिव को उस हलाहल की गर्मी को शांत करने के लिए अगर जो सावन के महीने में जल चढ़ाता है उसका कल्याण ही कल्याण होता है। भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए हमें सावन के महीने में भगवान शिव, कोई गंगा से जल ला करके चढ़ाता है। ये कावड़ जो आपने बताया, कावड़ का भी बड़ा अपना एक महत्व है, बड़ी एक तपस्या है, बड़ा कष्ट से कावड़ लेकर के आते हैं लोग। हरिद्वार से कावड़ लेके आते हैं पैदल, पद यात्रा से, कंधे पर कावड़ होती है, दोनों साइड में बोतल होती हैं, उनके अंदर गंगा जल होता है, और उस गंगा जल को हरिद्वार से ला करके अपने गांव के जो मुख्य शिव मंदिर होता है, उस शिव मंदिर पर, शिवलिंग पर सावन के महीने में ही गंगा जल चढ़ाते हैं। तो ये भी बड़ी एक महत्वता है इसकी। जी। वीरेंद्र जी, हम देखते हैं कि रूटीन होता है सबका अपना अपना, आपके रूटीन किस तरीके से हैं? क्योंकि देख रहे हैं कि बिजी शेड्यूल होता है, कैसे आध्यात्म और अपने इस क्षेत्र के लिए आप समय निकाल पाते हैं? ये तो अपने को खुद को बनाना पड़ता है। इसमें क्या है कि सुबह आपको जल्दी उठना है। सबसे बड़ा, प्रातःकाल आप उठिए ब्रह्म मुहूर्त में। बिल्कुल। आप 4 बजे बिस्तर छोड़ दीजिए। आपके 4 बजे बिस्तर छोड़ने से आपके जितने भी पूजा पाठ हैं, जो भी आपके नित्य कर्म हैं, वो आपके ब्रह्म मुहूर्त में उठने से ही आपको समय मिलेगा। ये समय ब्रह्म मुहूर्त में निकाला जाता है पूजा पाठ का। सुबह सुबह सूर्योदय से पहले आपको बिस्तर छोड़ देना है, तो आपके सारे काम, अब ऑफिस टाइम शुरू होता है 10 बजे जी, तो आपके उस ऑफिस टाइम से पहले ब्रह्म मुहूर्त जगने से बड़ा फ़ायदा होता है। उससे जगने से आपके जितने भी पूजा पाठ हैं, आपका रामायण पढ़ना है, गीता पढ़नी है, भागवत पढ़नी है, ये सारे काम आपके उस पीरियड में हो जाएंगे। उसके बाद आपका ऑफिस टाइम शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। फिर आप ऑफिस जाइए, लेकिन आप ऑफिस भी जाइए, सारा काम करिए, उस पीरियड में भी तो आप अपने मन में, अपने उसमें भगवान का स्मरण तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे ही अपने को टाइम निकालना है। देखिए, क्योंकि देखा जाता है कि जो इंसान इतनी गंभीरताओं से के साथ रहता है और कई काम करता है, तो कहीं ना कहीं संगीत या फिर प्राकृतिक चीज़ें उन्हें बड़ा अट्रैक्ट करती है। तो आपके जीवन में क्या ऐसी चीज़ें हैं कि प्रकृति या फिर संगीत का कोई शौक़ आपको? हाँ, संगीत का भी एक टाइम में शौक़ रहा है। तो जब अपन हुआ करते थे तो वो उस समय पे थोड़ा बहुत संगीत में रहते थे जी। तो कोई चंद लाइनें अगर मैं आपको, कुछ चंद लाइनें मुझे याद आ जाती हैं तो मैं ज़रूर आपको सुनाता हूँ जी। एक गाना हुआ करता था किशोरदा का, और वो यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं, जचता ही नहीं आँखों में कोई, दिल तुझको ही चाहे तो क्या कीजिए, बहुत खूबसूरत। ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। बहुत खूबसूरत, बहुत खूब। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ वीरेंद्र शर्मा जी, और इन्होंने कई आयाम स्थापित किए हैं, अलग अलग क्षेत्रों में इन्होंने काम किया है, आध्यात्म से लेकर और कई क्षेत्रों में इन्होंने काम किया है। डॉग लवर भी है और फूड न्यूट्रिशन को लेकर भी कई जानकारी थी जो हम तक साझा की और आपके लिए भी काफ़ी कारगर होगी। तो जिस तरीके से इन्होंने चीज़ें बताई हैं, उन तमाम चीज़ों पर ध्यान रखें, और जो अपने पेट्स है उनका भी विशेषकर जो चीज़ें इन्होंने बताई है उन पर विशेष ध्यान रखेंगे। तो वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस खास मंच पर यहाँ आने के लिए। तो ठीक है दर्शकों, फ़िलहाल के लिए इतना ही, और फिर हाजिर होंगे धरती दुलारी के इसी मंच से एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कुलदीप को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।